मड़का मंडई और मड़का मंडई से कोठिया टोला और कोठिया टोला से फिर आसानी पूर्वक आप पीची माल जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यमलेश वंजारी और आप देख रहे हैं मोजो एक्सप्लोरर। आज मोजो एक्सप्लोरर में हम एक और जलप्रपात को एक्सप्लोरिंग करने के लिए जा रहे हैं और हमारे साथ ये टीम इस समय हमारे साथ मौजूद है। कोठिया टोला से लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर पीची माल जलप्रपात है और यह कीस नदी पर बना हुआ है। यहाँ पहुँचने का रास्ता भी हम आपको समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले करा देते हैं बारी बारी से परिचय जो हमारी टीम में शामिल है। तो ये महेंद्र मेश्राम जी है, प्रबुद्ध तथागत फाउंडेशन के सचिव है और साथ में ग्रामीण है। क्या नाम आपका? श्याम कुमार चौधरी जी नेवर गांव से है। आप जी मान सिंह उइके उप सरपंच है। कौन सी पंचायत? कसंगी पंचायत के। और आप? देवदास उके हट्टा से। और सिद्धार्थ सेंडे जी पूर्व कारपोरेटर नगर पालिका परिषद बालाघाट और राहुल टेमरे INH के संवाददाता। और साथ में संजय अजीत जी है, लेकिन फिलहाल वो मुझे लग रहा है कि वो वॉशरूम गए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा करते हैं यहाँ के पीची माल जलप्रपात को एक्सप्लोर। तो खूबसूरत फॉरेस्ट है, डेंस फॉरेस्ट है और काफ़ी सुंदर यहाँ का वातावरण है। इसी वातावरण के बीच हम खूबसूरत वादियों में एक नैसर्गिक और सुरम्य वादियों के बीच इत्मीनान से यहाँ से बड़े ही आसानी से पहुँच रहे हैं पीची माल जलप्रपात की ओर। एक पगडंडी वाला रास्ता है। कोठिया टोला तक हम मेन रोड से आए, काफ़ी अच्छी रोड बन चुकी है और यहाँ से लगभग 400 मीटर की दूरी पर बताया जा रहा है। तो हम यहाँ से सीधा एक पैदल वे में चल रहे हैं और पैदल वे में चलते हुए हम सीधा पीची माल तक पहुंचेंगे। पीची माल के जलप्रपात की क्या विशेषता है ये भी जानेंगे, लेकिन यहाँ पहुंचने के लिए मैं आपको बता दूं कि बालाघाट से लगभग ये 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बालाघाट से आपको सबसे पहले हट्टा आना पड़ेगा। हट्टा से आपको लगभग 26 किलोमीटर दूर कोठिया टोला आना पड़ेगा। कोठिया टोला से पहले कोठिया टोला पहुँचने के लिए आपको जो हट्टा से डूंडा सिवनी वाला मार्ग है, डूंडा सिवनी से निमदेवाड़ा, निमदेवाड़ा से मड़का मंडई और मड़का मंडई से कोठिया टोला और कोठिया टोला से फिर आसानी पूर्वक आप पीची माल जलप्रपात तक पहुंच सकते हैं। तो ये यहाँ का रूट हो गया। आगे हम आपको इस ब्लॉग में समझाएंगे पीची माल जलप्रपात की क्या विशेषता है, किस तरह से यह जलप्रपात नदी पर बना हुआ है और यहाँ कब और कौन कौन से सीजन में आ सकते हैं। तो बिल्कुल अब हम करीब में पहुंच चुके हैं पीची माल जलप्रपात के। आवाज़ धीरे धीरे जलप्रपात के पानी की जो है हमें सुनाई दे रही है। वाटर फ्लो की आवाज़ यहाँ पर आसानी पूर्वक आप सुन सकते हैं। और कीस नदी में हम पहुंच चुके हैं और काफ़ी अच्छा खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशंस है और काफ़ी एडवेंचर के लिहाज से भी काफ़ी खूबसूरत स्थल है, स्पॉट है। ये आसानी पूर्वक यहाँ पर पहुँचा जा सकता है और बड़े ही इत्मीनान से हम पहुँच चुके हैं। और ये देखिए सिद्धार्थ सेंडे जी पानी में थोड़ा सा स्लिप हो गए, तो आखिरी में उनको अपने जूते यहाँ पर भिगोना पड़ा। तो इस तरह से काफ़ी करीब में है कोठिया टोला वाला जो मेन रोड है, वहाँ से काफ़ी करीब में है। लगभग हम 300 मीटर या 400 मीटर की दूरी अभी तक क्रॉस की है और किस नदी पर हम पहुँच चुके हैं। काफ़ी चट्टानें हैं यहाँ पर जलप्रपात में और पहली बार मैं यहाँ पर आ रहा हूँ इस जलप्रपात को, इस वाटरफॉल को एक्सप्लोर करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आप जैसे दर्शक इस ब्लॉग को देखने के बाद ज़रूर एक बार इस नैसर्गिक और इस नेचर वाले स्पॉट पर आना पसंद करेंगे। तो बारिश के दिनों में भी लोग यहाँ पर आते हैं ऐसा बताया जा रहा है। वैसे ये 12 महीने यहाँ पर पहुँचा जा सकता है। बारिश के दिनों में थोड़ा तकलीफ़ ज़रूर हो सकती है क्योंकि पानी का फ्लो जो है ज़्यादा रहता है, वाटर लेवल ज़्यादा रहता है नदी में।
इस वजह से यहाँ से पहुँचना आसान नहीं रहता। वाटर साउंड जो है वो आपको क्लियरली सुनाई दे रहा होगा। बहुत खूबसूरत स्पॉट है ये, काफ़ी पत्थरों के बीच है। और अब हम बिल्कुल करीब में आ गए क्या? यही है। अच्छा, और ऊपर जाना है? और ऊपर है क्या पानी गिरते हुए? फाल है क्या ऊपर में? तो ऊपर में बताया जा रहा है कि और भी फाल है। गांव वाले कुछ लोग हमारे साथ हैं हमें यहाँ की जानकारी देने के लिए, तो बराबर हम गांव वालों के साथ चल रहे हैं। और क्लीन वाटर है बिल्कुल, नेचर का पानी। ये आप देखो। और हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आगे मिल सकता है हमको। चढ़े तो यहाँ पर बैगा समाज के परिवार जो है नदी के किनारे निवास कर रहे हैं इस समय, क्योंकि ये कूप कटाई का सीज़न चल रहा है। तो बांस कटाई में यहाँ के लोग, जो कुआ गोंदी है सामने में, कुआ गोंदी के बैगा जनजाति के लोग जो कि प्रीमेटिव ट्राइब से कहलाते हैं, तो ऐसे ट्राइबल परिवार के लोग यहाँ पर फ़िलहाल नदी के किनारे रह रहे हैं। यहाँ पे रहने का मुख्य उद्देश्य यही है कि यहाँ से रहकर उन्हें वनोपज से बहुत कुछ लाभ मिल जाता है। तो इस वजह से ये लोग यहाँ पर अपना डेरा जमाए हुए हैं। और अब आगे निकल गए हैं, तो आगे निकल रहे हैं। जलप्रपात काफ़ी खूबसूरत है। छोटे छोटे ऐसे चट्टानों से जब पानी टकराता है, नीचे गिरता है, तो छोटे छोटे ऐसे जलप्रपात बन जाते हैं, वाटरफॉल्स बन जाते हैं। इन्हीं वाटरफॉल से भी बीच चट्टानों से हम गुजरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये थोड़ा रफरीला जगह है, चट्टानों वाला जगह है। बड़े ही सावधानी पूर्वक यहाँ से हमें चढ़ना पड़ रहा है। सिद्धार्थ सेंडे जी, आपने सैंडल निकाल दिया, कुछ कहेंगे इस लोकेशन के बारे में? थोड़ा इधर देखिए ना। बहुत ही शानदार और बहुत ही प्राकृतिक माहौल के बीच में ये जगह स्थित है। और बिल्कुल अगर आपको एडवेंचर करना है तो आपको एक बार इस जगह पर ज़रूर आना चाहिए। सुरम्य वादियों के बीच में ये जगह है और बहुत ही मनभावन जगह है। ये जो आसपास में बैगा परिवार निवास कर रहे हैं नदी के किनारे, इनके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अभी अपन ने जो कैंप में देखे हैं कि पुरातन जो आदिकाल की जो व्यवस्था है, आदिकाल की व्यवस्थाओं के हिसाब से उन लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और आपने देखा कि कितने प्राकृतिक तरीक़ों से वो अपना दैनिक दिनचर्या करते हैं। इस झरने के बीच में से भी किस प्रकार से साफ और स्वच्छ पानी निकाला जा सकता है, इसकी पुरातन विधि हम इन बैगा परिवारों से सीख सकते हैं और देख भी सकते हैं। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं छोटे छोटे शेल्टर्स, झोपड़ी नुमा त्रिपाल लगाकर, और इतनी घने जंगल में इतनी ठंड के बीच ये परिवार यहाँ पर इस तरह से मात्र पॉलीथीन से, ये कहाँ से आए हैं? अच्छा, मंडला जिले से बताया जा रहा है कि यहाँ पे कुछ परिवार जो है बालाघाट जिले के तो है ही, लेकिन ये जो परिवार है ये मंडला जिले से आए। ये किस काम के लिए आए हैं? ये बांस कटाई। अच्छा, ये बांस कटाई के लिए आए, मतलब फॉरेस्ट का काम चलते रहता है। तो रोजी के तलाश में, मजदूरी के तलाश में, रोजगार की तलाश में यहाँ पहुँचे हैं। आदिवासियों के इतिहास को मैं आज आपको थोड़ा सा डीप में समझाने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है एंथ्रोपोलॉजी में कि कुछ समय पहले इंसानों के दो पार्ट हुआ करते थे, जिसमें नियरएंडरथाल और होमोसेपियंस होमोसेपियंस इनका इवोल्यूशन हुआ। दोनों के बीच काफ़ी टकराव हुआ नियरएंडरथाल और होमोसेपियंस के बीच, जिसमें नियरएंडरथाल जो थे वो भी दिखने में हमारे जैसे ही थे, होमोसेपियंस जैसे, लेकिन उनको एक दूसरे से शत्रुता के भाव होने की वजह से होमोसेपियंस थोड़ा चतुर और चालाक थे, तो उन्होंने नियरएंडरथाल की जो प्रजाति थी उसको ख़त्म कर दिया था। फिर होमोसेपियंस के माध्यम से इंसान धीरे धीरे प्रगत हुआ आगे। उसने कई प्रकार के खोज किए, आविष्कार किए, अनुसंधान किया, और उसी अनुसंधान की बदौलत सबसे पहले उन्होंने 70,000 साल पहले, ऐसा माना जाता है 75,000 साल पहले, गुफाओं में वो रहा, गुफाओं में प्रगत हुआ। और गुफाओं में जब वो रहता था तो ऐसे ही नदियों के किनारे में अपने छोटे छोटे गुफाओं में रहता था, पत्थरों के बीच में रहता, ताकि उसे खाने की, अगर किसी चीज़ की भोजन की ज़रूरत पड़े तो वो वन्य प्राणी जो होते हैं, जो नदियों के किनारे पानी की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में नदियों के किनारे आते थे, तो उनका पत्थरों के, नुकीले पत्थरों के माध्यम से या फिर लकड़ियों से बने औजारों के माध्यम से उनका शिकार करते थे और फिर उनका
मांस को वो पका कर भक्षण करते थे। पहले आग का आविष्कार हुआ धीरे धीरे। तो इस तरह से ऐसा बताया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं, रीड करते हैं, तो लगभग 75,000 साल से इंसान के क्रमानुगत विकास की कहानी समझ में आती है। फिर धीरे धीरे केव सिविलाइजेशन के बाद इंसान रिवर सिविलाइजेशन के पास आता है। नदियों के किनारे वे अपने घर बनाने तैयार करता है। 10,000 15,000 साल पुराने कुछ अवशेष मिले हैं, जिसमें राखी गढ़ी का है। अविभाजित भारत में मेहरगढ़ का है, जो कि अभी पाकिस्तान में है। राखी गढ़ी हरियाणा में है। फिर आपका मोहनजोदड़ो है। हड़प्पा की संस्कृति है, लगभग 5,000 से 10,000 साल पुरानी ये शहर है। उसमें भी कई सारी चीज़ें प्राप्त हुई थी, जिसमें ये पता चलता है कि इंसान का इस तरह से क्रमानुगत विकास हुआ है। और आज इंसान आविष्कार की दुनिया में विज्ञान के चमत्कार से, साइंस और टेक्नोलॉजी के माध्यम से कहाँ पहुँच गया है, उसकी आप कल्पना कीजिए। इन सब के बावजूद आज भी जो प्रीमेटिव ट्राइब्स हैं, जो पीवीटीजी दर्जा प्राप्त ट्राइबल है, वो इसी तरह से आज भी खानाबदोश तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। सरकार से ओर से उन्हें एक विशेष संरक्षित जनजाति का दर्जा ज़रूर मिला हुआ है, लेकिन आज भी उनका ह्यूमन डेवलपमेंट, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है इसी लेवल का है। आज भी उसमें किसी प्रकार का बड़ा डेवलपमेंट हमें देखने नहीं मिलता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का यह व्लॉग आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। अगर हमारा यह व्लॉग आपको पसंद आए तो इसे ज़रूर अपने दोस्त, अपने यारों और अपने मित्रों तक और अपने सहपाठियों तक इसे ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और साथ में हमें कमेंट्स करके हमारे ब्लॉग पर अपने सुझाव भी ज़रूर दें। धन्यवाद।